अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। नाज़रीन, लॉर्ड्स में दहाई दिलचस्प टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को शिकस्त दे दी है और इसके साथ साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक और मैच कोलंबो में बांग्लादेश और श्रीलंका में आज शुरू हो गया है। और इसके साथ साथ लगता ये भी है कि पाकिस्तान हॉकी टीम का प्रो लीग के लिए जैक लगने वाला है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कल पाकिस्तान और भारत का फाइनल में टकरा होगा, लेकिन किस खेल में ये आपको बताएंगे इसी प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब स्टूडियो में और उसके साथ साथ मोहम्मद यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम करूंगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं जाहिद साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। आप भी जो रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ है शेड्यूल का पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज़ 3 मैचेस की ये सीरीज़ है, इसका ऐलान भी हो गया है। पहले जो इनके दरमियान सीरीज़ खेली गई वो गालिबन लाहौर में खेली गई कज़ाफ़ी स्टेडियम में। पाकिस्तान ने उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई। अब इस सीरीज़ के हवाले से आप तैयारियां कैसी देखते हैं और जो प्लेइंग 11 है उसका ऐलान भी कब तक होना चाहिए? हिफ्सा, देखिए ये बड़ी देर से मीडिया में तो आ रहा था कि दोनों क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मामला तय पा चुके हैं कि 3 T20 मैचेस के लिए पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश जाएगी। बाकायदा शेड्यूल अभी थोड़ी देर पहले अनाउंस हुआ है जो 20, 22 और 24 जुलाई को है। और ऐसा यकीनी तौर पर ऐसा है कि पाकिस्तानी टीम यहाँ से बांग्लादेश जाएगी, फिर वहाँ से अमेरिका चली जाएगी जहाँ पे 3 T20 हैं और 3 वनडे जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ में होने थे उनकी भी बातचीत अभी चल रही है कि उनको T20 में जो है ना वो चेंज कर दिया जाए वनडे को। तो इस सिलसिले में स्किल्स कैंप तो यहाँ पे जारी है, लेकिन बाकायदा पाकिस्तानी टीम का ऐलान मुझे लगता है कि माइक हैसन के पाकिस्तान आने के बाद में भी 9 या 10 जुलाई तक जो है, जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में हो जाए, क्योंकि बाद में टाइम बहुत कम हो जाएगा। फिर यकीनी तौर पर बांग्लादेश के खिलाफ हमारे कई नए प्लेयर ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया था, तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और मीडिया ज़राए के मुताबिक, हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक बाबर, रिजवान ये तो टीम में मुश्किल होगा इनकी टीम में T20 में जगह बनाना। और जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिया या कैम्प में अच्छे लग रहे हैं और माइक हैसन किस हद तक उन प्लेयर पर भरोसा करते हैं, तो लगता है कि ये 9-10 जुलाई तक जो है पाकिस्तानी टीम T20 अनाउंस हो जाएगी। सही। सलीम साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। क्या लगता है कज़ाफ़ी स्टेडियम में जिस तरह से पिचेस थी और पाकिस्तानी टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, ढाका में भी उसी तरह से क्या जो टीम है हमारी और जो भी प्लेइंग 11 सेलेक्ट होगी उसको कितनी आसानी होगी वहाँ पर? देखिए, होम ग्राउंड पर हर टीम शेर होती है। बांग्लादेश पाकिस्तान में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन जब पाकिस्तान टीम वहां जाएगी तो शेर बने होंगे वो और अच्छी परफॉर्मेंस सामने आ सकती हैं। तो बिल्कुल इजी नहीं लेना चाहिए उनको। और जाहिर बात है कि हमारे जो कोच है उनके ध्यान में ये बात होगी, लेकिन एक बात यकीनी है कि स्क्वाड तकरीबन वही होगा जो आखिरी सीरीज में खेला है। और बाबर और रिजवान के जो फैंस हैं उनको शायद एक बार फिर मायूसी का सामना करना पड़े, क्योंकि इस वक्त जो हमारी टीम मैनेजमेंट है उसके प्लान्स में दूर दूर तक इन दोनों के नाम शामिल नहीं है। हाँ, शाहीन शाह अफरीदी का कमबैक कभी हो सकता है इस सीरीज में ना हो, लेकिन आगे हो सकते हैं। लेकिन बाबर और रिजवान इस वक्त बहुत मुश्किल है। यंगस्टर्स पर ही इन्हिसार करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और जो पॉलिसी बनी थी वो यही बनी थी कि आगे T20 वर्ल्ड कप तक नौजवान खिलाड़ियों को ही आजमाना है। हार सीनियर्स के साथ भी रहे, तो यंगस्टर्स को खिलाए, मुसलसल खेल खेल कर शायद उनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आ जाए। और ये चीज हमने जो गुज़िश्ता सीरीज थी उसमें नोट भी की कि जो नौजवान प्लेयर में मुतवादिल मौके मिले तो बेहतरी नजर आई थी। सलमान एज अ कैप्टन भी बेहतर लगने लगे हैं। तो हो सकता है कि हमें वही तकरीबन स्क्वाड खेलता नजर आए। साथ में टीम एक जेल नजर आई थी जो आखिरी सीरीज थी उसमें। और बांग्लादेश में जाकर भी मुझे नहीं लगती कोई ऐसी वजह कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस खराब रहे। लेकिन एक बात है कि अपने मुल्क में बांग्लादेश की टीम भी एक बेहतर मुकाबला करती नजर आएगी। और अब काफी प्लेयर भी हमारे रेस्ट कर रहे हैं, अभी आगे भी उनको थोड़ा मौका मिलेगा। आराम का कैंप वगैरह चल रहा है वहां पर और मैच में जमीन आसमान का फर्क होता है, तो वो भी बेचैन होंगे और शायकीन भी बड़े बेचैन है। लेकिन अभी तकरीबन 1 महीना बाकी है, सीरीज का शेड्यूल जारी हो गया। आई होप कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। बिल्कुल। यूसुफ, आपको क्या लगता है अब ये 3 T20 सीरीज़ है, 20, 22 और 24 जुलाई को ये मैचेस खेले जाएंगे। यकीनन ये आइंदा आने वाले जो टूर्नामेंट है और इवेंट्स है उसके हवाले से भी जो पाकिस्तानी टीम है उनके लिए भी अच्छी साबित होगी प्रैक्टिस। देखें हिफ्सा, इस साल एशिया कप है T20 को, उसके बाद अगले साल T20 का वर्ल्ड कप है। तो उससे पहले इस तरह की जो जितने भी बोर्ड्स हैं पाकिस्तान समेत तमाम ये कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा T20 मैचेस को उनका अपना कैलेंडर का हिस्सा बनाया जाए।
तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी कोशिश है कि बांग्लादेश के साथ ना सिर्फ T20 मैचेस को यकीनी बनाया जाए, बल्कि इसके बाद जो दूसरे ममालिक हैं जिसमें वेस्ट इंडीज़ की टीम है, साउथ अफ्रीका की टीम के साथ साथ भी पाकिस्तान की बातचीत जारी है और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक 3 मुल्की सीरीज़ भी कराने की प्लान की कि जिसमें तीसरी टीम UAE होगी और ये इसका मुमकिन जो वेन्यू होगा वो दुबई होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं जो जितने भी यंगस्टर हैं उनको मौका दिया है ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलने, क्योंकि T20 फॉर्मेट में आपको पता है कि आपको जो परफॉर्मेंस का मेयार है उसको बरकरार रखना ज़रूरी होता है। मुख्तलिफ कंडीशन में जब तक वो लड़के परफॉर्म नहीं करेंगे, वो अपनी टीम में जगह पक्की नहीं बना सकेंगे, फिर हम देखेंगे कि दोबारा बाबर और रिजवान को बुला लिया जाए। इसलिए कोशिश उनको ज़्यादा यही की जा रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से ज़्यादा मौके दिए जाएँ, ज़्यादा उनको तजर्बा हर किस्म की कंडीशन में परफॉर्म करने का। अब ये पाकिस्तान की टीम 16 जुलाई को यहाँ से रवाना होगी ढाका के लिए और ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत है नए सीज़न के हवाले से, क्योंकि हमारे PSL के बाद अब पाकिस्तान के पास यकीनी तौर पर अच्छा मौका होगा कि वो बैरून मुल्क जाकर अपनी जो माजी में होता है कि पाकिस्तान की टीम बाहर जाकर इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। ये दाग है जिसको धोना है पाकिस्तान के लिए, एक इम्तिहान होगा, चैलेंज होगा नए खिलाड़ियों के लिए भी। और जैसा कि ज़ाहिर साहब ने जिक्र किया कि माइक हैसन 6 जुलाई को पाकिस्तान में आएंगे और उसके बाद एक कैंप लगने जा रहा है जो मुमकिन तौर पर कराची में लगेगा, जिसमें तमाम जो इस वक्त कैंप का हिस्सा है स्किल्स कैंप का, जिसमें मजमूई तौर पर 47 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। उसमें से ज़्यादातर वो खिलाड़ी लिए जाएंगे जो वाइट बॉल फॉर्मेट का हिस्सा है, इसलिए उनको वहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो बाज़ाहिर यही लग रहा है कि ये जो सिलेक्शन कमेटी से इसने और हेड कोच माइक हैसन ने मिलकर ये तमाम जो एक पूल बनाया खिलाड़ियों का, ताकि नए खिलाड़ियों के साथ उनको भी तैयार किया जाए और जो पुराने खिलाड़ी हैं उनकी जो खामियां उनको भी दूर किया जाए। तो ऐसा अब पहली दफ़ा हुआ कि एक स्किल्स कैंप इस वक्त जारी है लाहौर में, जिसका एक मरला ख़त्म हो चुका, दूसरा इस वक्त जो मरला वो जारी है, उसके बाद फिर तीसरा मरला यहाँ पर शुरू होगा, जिसके बाद जिसमें जो अच्छे परफॉर्मर होंगे उनको उस कैंप में बुलाया जाएगा। जो बिल्कुल यूसुफ सेलेक्ट किया जाना चाहिए। जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। जैसे कि यूसुफ ने भी जिक्र किया स्किल्स कैंप का दूसरा मरहला जारी है, इसके बाद तीसरा मरहला शुरू होगा। अब खिलाड़ियों के हवाले से जो उनकी खामियां हैं, खूबियां हैं, वो भी देख सकते हैं जो मैनेजमेंट। आपको क्या लगता है जो प्लेइंग 11 अभी लाहौर में जब मैचेस हुए बांग्लादेश के साथ और जो प्लेइंग 11 सेट थी, उसमें आपको क्या लगता है किस तरह की चेंजेस होनी चाहिए ढाका की पिचेस को देखते हुए? देखिए ये क्योंकि ढाका हो या पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, तकरीबन एक जैसी पिचेस होती हैं और बांग्लादेश में ज़्यादातर वो स्पिन पर भरोसा करते हैं। वहाँ टेस्ट मैच भी 3-3 दिन में ख़त्म हो जाते हैं और जो हमारी प्लेइंग 11 खेली थी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उसमें कोई बड़ी चेंज मतवक्को नहीं है। हाँ, अलबत्ता फ्यूचर में बांग्लादेश और इसके बाद वेस्ट इंडीज़ में जाकर जब पाकिस्तान ने अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में खेलना, तो मैं समझता हूँ विकेट कीपर मोहम्मद हारिस का इम्तिहान ज़रूर होगा, क्योंकि मैं अब भी समझता हूँ कि हारिस से बेहतर विकेट कीपर हैं मोहम्मद रिजवान। और हारिस को बैटिंग का साथ है, एज है, ज़ाहिर है बहुत तेज़ खेलते हैं और दौर जदीद की जो क्रिकेट है जो तवक्को की जाती है, आजकल वो वन डाउन भी आ रहे हैं। तो अगर वो विकेट कीपिंग के पीछे इंसाफ कर सके और अगर क्योंकि एक कैच ड्रॉप हो जाता है तो ज़ाहिर है एक कैच जो है वो पूरा मैच भी बाज़ का हरा देता है और वो देखना होगा कि मोहम्मद हारिस कीपिंग कैसी करते हैं और इसके बाद फैसला होगा। अभी यही लगता है कि जो बांग्लादेश के खिलाफ टीम खेली थी और उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। लॉर्ड्स में इंतहाई दिलचस्प टेस्ट मैच खेला गया और इंग्लैंड ने भारत को शिकस्त दी है। 5 सेंचुरियाँ बनाने के बावजूद भी भारतीय टीम इस शिकस्त से 2-4 हुई। आपको क्या लगता है, क्या वजूहत बनी? देखें, आखिरी दिन 371 का हदफ अबूर करना बहुत मुश्किल था। आपको याद होगा कल हमने बात की थी तो मैंने यही कहा था कि अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वो इंग्लैंड की टीम ही है और बड़ा जबरदस्त उन्होंने रन फेस किए और मैच जीता। और जिस तरह बैन डेकेट ने बैटिंग की, उनके अलावा भी बाकी रूट ने भी अपना किरदार निभाया। इसमें इंडिया का भी बड़ा किरदार है कि इंडिया ने कैचेस इतने ड्रॉप किए, मौके दिए उनको सेट होने का, ना सिर्फ दूसरी इनिंग में, पहली इनिंग में भी। इसी वजह से कोई टीम हिस्ट्री में 100 साल से ज्यादा टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के गालिबन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने 5 सेंचुरियां बनाई हो, इतना बड़ा स्कोर किया और वो हार गई मैच, मगर क्रिकेट की जीत हुई। एक बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला हुआ। लेकिन क्रिकेट सिर्फ स्किल्स का गेम नहीं है, दिमाग का भी गेम है। आपको अपने ऊपर कोई भी शोभा हो, आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, आप कुछ नहीं कर सकते। वो कॉन्फिडेंस कौन लेकर आता है? कोचेस वगैरह या आपके सीनियर। तो यही हुआ कि जो इंग्लैंड के कोच है वो अपनी टीम में एक नया जोश और जज्बा लेकर आए। उनको बताया कि भाई तुम लोग खेल सकते हो, जरूरी नहीं है कि 100 साल से जो क्रिकेट हो रही है वही क्रिकेट खेलो, तुम तेज भी खेल सकते हो। एक ही दिन में रन जो बनाना वो भी मुश्किल नहीं है, ऐसा हो सकता है। मेंटली इंग्लिश प्लेयर्स इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि 400 रन भी अगर होते
तो वो उसके पीछे जाते। और बदकिस्मती से हम लोग, अगर मैं यहाँ पे अपनी टीम को लेकर आऊं, हमारी टीम अगर खेल रही होती तो 120 रन पर 7 आउट होते और मैच का खत्म हो जाता, और स्ट्रगल कर रहे होते, एक टेल एंडर के साथ कोई एक सीनियर प्लेयर चिपका हुआ था कि किसी तरह शिकस्त से बचाया जाए। स्किल्स में हमारे प्लेयर भी बराबर है, अपना मसला है माइंडसेट का। तो अब जो होपफुली हमारे नए कोच आए हैं वो इस चीज पे बेहतरी लाएंगे। इंग्लैंड की टीम की इसी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से हम देखते हैं कि जब भी वहां मैच हो तो ग्राउंड शायकीन से खचाखच भरे होते हैं, ब्लैक में टिकट फरोख्त होती हैं। और इंडिया जैसा बोर्ड 5-5 मैच की सीरीज इसीलिए उनसे खेलता है कि एक टक्कर का मुकाबला होता है वहां पर। तो इसी चीजों ने, इन्हीं मैचों ने टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखा हुआ है। 5 दिन तक इंटरेस्टिंग क्रिकेट हुई, सारी टीमों ने पॉजिटिव क्रिकेट खेली, और इंडिया को शायद थोड़ा सा एक ये भी नुकसान हुआ कि कैप्टन भी नए थे, और गालिबन उन्होंने जो 6 रिव्यू लिए, शुभमन गिल ने 6 के 6 वो गलत लिए। और उसके अलावा जिस तरह बात हुई, बैटिंग भी अच्छी हुई, बुमराह पे बहुत ज्यादा उन्होंने सार किया, बॉलिंग में थोड़ा उनके मुश्किलात नजर आई, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत अच्छी क्रिकेट हुई, और अभी आगे मैचों में भी हो सकता है ऐसे ही जबरदस्त मैचेस देखने को मिले। बिल्कुल। यूसुफ, आपको क्या लगता है, यकीनन 371 का जो रन्स का हदफ है, इंग्लैंड ने बड़ी कामयाबी से उसको हासिल किया है, जो कि कहा जाए कि टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड का दूसरा सबसे बड़ा रन चेज है। बिल्कुल हिफ्जा, ये मेरे ख्याल में टेस्ट हमेशा याद रखा जाएगा। इतने अच्छे रन होने के बावजूद 1600 से ज़्यादा रन पूरे टेस्ट मैचेस में बन गए, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो एक्साइटमेंट होगी टेस्ट क्रिकेट में कितने अरूज पर होगी। और ख़ास तौर पर ये इंडिया के लिए अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद उसका जो रिज़ल्ट था वो एक डरावना ख्वाब साबित हुआ। और जिस तरह इंडिया की टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, 5 सेंचुरी उन्होंने स्कोर की, लेकिन जिस तरह टीम को लेकर चले हैं, जो उनका बेन स्टोक है, उनके जो खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के, उन्होंने अच्छा हर सेशन में परफॉर्म किया। टेस्ट क्रिकेट में कामयाबी के लिए आपको हर सेशन में परफॉर्म करना पड़ता है। एक परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आप पूरा टेस्ट मैचेस नहीं जीत सकते। छोटी छोटी परफॉर्मेंस आपको पूरी एक यूनाइट करती हैं टीम को, और हर इंडिविजुअल को अपना किरदार अदा करना पड़ता है। इसमें ज़्यादा कसूर मेरे ख्याल में जो इंडियन फील्डर्स का था, जिन्होंने 4-5 से ज़्यादा कैचेज इसमें ड्रॉप किए, और जैसवाल जिन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की थी पहले इनिंग्स में, उन्होंने पहली इनिंग्स में ही 4 कैच ड्रॉप कर दिए थे। बिंडक का भी कैच उन्होंने ड्रॉप किया, जिस पर उन्होंने एक उनकी वीडियो भी वायरल हुई जिसमें थोड़ा डांस करते भी दिखाई दे रहे हैं, जिस पर जो हमसाया मुल्क के जो है उनके फैंस हैं वो खास नाराज़ भी हैं कि एक तरफ टीम हार रही है, आप कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं और आप ऊपर से डांस करके अपनी जो वो एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को वहाँ पर। यकीनी तौर पर ये जो इंग्लैंड की टीम, उन्होंने अच्छे कम बैक किया, बड़े प्लान के साथ उन्होंने खेला। गो के उन्होंने टॉस भी पहले बॉलिंग को तरजीह दी, उनके जहन में था कि हमें चौथी इनिंग्स खेलना पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह उन्होंने बिला खौफ ख़तर अपना रन चेज़ की तरफ गए, एक दिन में 350 रन उन्होंने किए हैं। आखिरी दिन इतने रन करना ज़रा इतना आसान नहीं होता, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने साबित किया कि उनके पास बेहतर प्लानिंग है, बेहतर कम्बिनेशन है, जिसकी वजह से उनको इंडिया पर बर्तरी साबित हुई है। इससे पहले आपको याद होगा कि जब इंग्लैंड ने इंडिया का दौरा किया था, वहाँ पर उनको 4-1 से नाकामी का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब उनको उनकी होम कंडीशन में हराना यकीनी तौर पर एक ख्वाब रहेगा हमेशा इंडिया के लिए। सही। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है दूसरी इनिंग्स में जसप्रीत बुमराह जो हैं वो फिटनेस मसाइल का शिकार हो गए, क्या उनके बगैर भारतीय टीम के लिए जीतना मुश्किल हो गया? देखें इस टेस्ट को, क्योंकि हमने भी वॉच किया है, देखा है हमने ये टेस्ट मैच, ये शुरू से इब्तदा से ही इंटरेस्टिंग था जब से शुभमन गिल की टीम यहाँ पे आई थी। और इसमें जो इब्तदाई बैट्समैन है, मिडल ऑर्डर है इंडिया का, उन्होंने बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर कहा जाता था शायद बैटिंग प्रेशर ना ले, लेकिन 5 सेंचुरियाँ जिसका हम जिक्र कर चुके हैं वो इन्होंने बनाई हैं। और पहले इनिंग्स में यशस्वी जायसवाल, जो कि पिछले 2 साल की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी, आपको याद होगा राशिद लतीफ़ ने जो प्लेइंग 11 बनाई थी उसमें इसी को ओपनर रखा था, उन्होंने सेंचुरी की। और फिर ऋषभ पंत ने की, शुभमन गिल ने सेंचुरी की। दूसरी इनिंग्स में फिर के राहुल चल गए, वो जल्दी आउट हो गए थे, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत ने फिर सेंचुरी की। तो 5 सेंचुरियाँ बनाने के बाद अगर मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ चीज़ें देखी जाएँ तो टेल एंडर का भी एक बड़ा फ़र्क था इंग्लैंड का और इंडिया का। इंडिया के टेल एंडर्स जो हैं, अगर 4 विकेटें आपकी 337 या 40 पर गिरती हैं तो बाकी 6 जो है बड़ी जल्दी आउट हो गए। दोनों इनिंग्स में इंडिया के टेल एंडर्स ने साथ नहीं दिया, जबकि उसके बरक्स जो है इंग्लैंड के टेल एंडर्स उन्होंने अच्छा स्कोर किया और एक अपनी टीम का बड़ा हिस्सा डाला उसमें। दूसरी इनिंग्स में जो जोश टंग ने 1 ओवर में 3 विकेटें ली थी, वो भी एक मैं समझता हूँ कि टर्निंग पॉइंट बना, जहाँ से इंडिया बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर सका। और जिस पैटर्न पर आजकल इंग्लैंड की टीम खेल रही है, और वो अगर 400-500 रन भी होता तो यकीनी तौर पर वो चेज़ की तरफ जाते, लेकिन उनकी ये जो प्लानिंग है अगर गौर किया जाए तो वो भारत या ऑस्ट्रेलिया में जाकर कामयाब नहीं होती। अपने मुल्क की वो इस हवाले से ख़तरनाक टीम है। बुमराह का आपने सवाल किया था, बुमराह जो है दूसरे मैच में उन्होंने 2 दफ़ा डाइव किया
और फिर या शायद उनको लगा कोई फिटनेस मसाइल हैं, वो बाहर जाकर बैठ गए थे। जब दूसरी गेंद लेनी थी 80 ओवर्स के बाद, तो वो गालबन 8 ओवर्स में वापस आए थे ताकि मुझे बॉलिंग दी जाए। तो बुमराह के बारे में आने से पहले आपको याद होगा तवील अरसे तक वो फिटनेस मसाइल का शिकार रहे हैं। पहली इनिंग्स में भी उन्होंने 5 विकेटें ली हैं। और यहाँ पे आपको याद आएगा टीवी पर जब माइकल वॉन के साथ रवि शास्त्री जो है कमेंट्री कर रहे थे, तो रवि शास्त्री ने एक मौके पर कहा कि ऑल टाइम ग्रेट हैं जसप्रीत बुमराह, जिस पर उन्होंने कहा नहीं ऑल टाइम ग्रेट वसीम अकरम है। तो रवि शास्त्री ने कहा आप दुरुस्त कहते हैं। तो बुमराह जो है अभी तक फिटनेस मसाइल का शिकार ज़रूर हैं। पहले ही तय किया गया था इन्होंने कि उनको 5 मैच नहीं दिए जाएंगे और 2 या 3 मैच दिए जाएंगे, 2 मैचेस में रेस्ट कराया जाएगा। तो अगर उनको वाकई मसाइल हैं तो मुश्किलात होंगी भारतीय टीम के लिए, क्योंकि दूसरी इनिंग्स में सिराज और जसप्रीत बुमराह एक भी विकेट नहीं ले सके और बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया। जैसे यूसुफ अंजम ने भी जिक्र किया कि बेन डकर ने बहुत ही खूबसूरत इनिंग्स खेली और जो रूट बहुत अच्छा खेले। फिर जेमी स्मिथ ने जो बाद में आकर रन्स बनाए हैं, तो ओवरऑल एक टीम दिखाई दी। बहरहाल ओवरऑल अगर क्रिकेट के हवाले से देखा जाए तो लॉर्ड्स में क्योंकि ये मैच होना 5 दिन का भरपूर एंटरटेनमेंट लोगों को देना और फिर इंग्लैंड का जीतना बहुत बड़ी कामयाबी है। और यकीनी तौर पर इंडिया को इजी नहीं लेना चाहिए। सेकंड मैच में हो सकता है इंडिया की बुमराह भी खेलें या उनकी, क्योंकि अब मैं इनके सोशल मीडिया देख रहा था तो इंडिया में भी मोहम्मद सिराज पे बड़ा तनकीद की जा रही है कि वो सिर्फ अब आंखें दिखाने वाले बॉलर रह गए हैं, उनकी जगह अर्शदीप को डालना चाहिए। लेकिन अब देखना है कि क्या चेंजेस करती है इंडिया जो है दूसरे मैच में। बिल्कुल सलीम साहब, चेंजेस भी एक्सपेक्ट की जाएंगी और लेकिन आपको क्या लगता है, यकीनन इस मैच में काफ़ी रिकॉर्ड्स भी बने, चाहे टीम हारी या जीती दोनों तरफ से। अगर बेन डकट की बात की जाए उन्होंने 149 रन्स बनाए। उसके साथ साथ अगर जैसे कि जाहिद साहब ने भी जिक्र किया ऋषभ पंत की बात करें तो उन्होंने भी दोनों इनिंग्स में, एक में उन्होंने 134 और उसके अलावा उन्होंने 118 रन्स बनाए। तो यकीनन दोनों की जानिब से बड़ी अच्छी जो है वो सेंचुरियाँ भी बनाई गई, बड़े अच्छे स्कोर भी किए गए, लेकिन फिर भी भारत जो है वो जीत नहीं सकी। दूसरे मैच में क्या चेंजेस एक्सपेक्ट की जाएंगी? बॉलिंग में शायद वो करें, क्योंकि उन्होंने पहले ही सीरीज से पहले जब कैप्टनसी की बात हो रही थी तो बुमराह को कैप्टन बनाने की जो वजह बताई गई थी, एक वो ये थी कि उनको पूरे 5 मैचेस नहीं खिलाए जाएंगे और उनको आराम कराया जाएगा। और जिस तरह पहले मैच में वो स्ट्रगल करते दिखाई दिए, तो हो सकता है फिर उनको रेस्ट दे दिया जाए, कुछ चेंज हो। लेकिन इतनी ज्यादा चेंजेस इंडिया कर नहीं सकेगा, क्योंकि अब अगर हम ओवरऑल देखें तो बैटिंग तो उनकी बड़ी अच्छी चली और जिस तरह आपने पंत का जिक्र किया और जिस तरह वो क्रिकेट में वापस आए वो भी एक मौजूदा है। उनका जो ट्रैफिक हादसा हुआ था, वो कितने शदीद जख्मी हुए थे, लग ही नहीं रहा था कम बैक करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो आए और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया। और इंग्लैंड ने मगर जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया का दिफाई निजाम था चंद मिनट में उड़ा दिया था, उसी तरह इंग्लैंड ने क्रिकेट में एक दिन में जो इंडिया का दिफाई निजाम था वो उड़ा दिया और जबरदस्त मैच जीता। इससे एक चीज और भी साबित होती है कि आप नेगेटिव टैक्टिक्स के बजाय अगर अपनी स्किल्स पे भरोसा करें तो जीतना मुमकिन है। इंग्लैंड ने अपनी स्किल्स पे भरोसा किया, उनको पता था कि हमारे जो बैट्समैन हैं, चलो ठीक है अगर इंडिया बड़ा स्कोर करेगा तो हमारे भी जो बैट्समैन है वो चेस कर सकते हैं। हम लोग वो इस तरह नहीं करते। आप बोलेंगे बार बार अपने को ले आते हैं, तो हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान की बात जरूरी है। हम लोग कहते हैं कि भाई बड़े बड़े यहाँ पर वो टर्निंग पिचेस बना दो और वो क्या क्या नई नई चीजें हम लोगों ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में की थी और उसके बाद फिर नहीं, बाद में हम उसको जीत नहीं पाए थे। एक सीरीज में हमने चलो 2 मैच जीत लिए थे, नहीं कर पाए थे। हर बार उस तरह के हरबे जो है वो भी नहीं चलते हैं। तो ये सोचना पड़ेगा, अपने स्किल्स पे भरोसा करना पड़ेगा, तो हम भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और इंग्लैंड को पहला मैच जीतने से एज मिल गई सीरीज में, तो हो सकता है आगे भी वो उस चीज को बरकरार रखे। बिल्कुल ठीक है। मोराल में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है जब जीत के बाद आप अगले मैच के लिए दाखिल होते हैं, तो यकीनन मोराल जो है वो काफ़ी हाई होता है। डिस्कशन को जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और मैं यूसुफ आपकी जानिब आना चाहूँगी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान हॉकी टीम को प्रो हॉकी लीग में शिरकत की दावत दे दी है, या अभी मामला ज़ेर गौर है? इस हवाले से सबसे पहले आप क्या बताएंगे? देखिए हिफ्ज़ा, ये अच्छी खबर है पाकिस्तान हॉकी के लिए कि अब पाकिस्तान के साथ FIH ने रब्ता किया है, क्योंकि अब प्रो लीग होनी है 2026 में।
तो जिसमें न्यूजीलैंड की टीम ने क्वालिफाई कर रखा है। अब FIH ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ न्यूजीलैंड का जो फेडरेशन हॉकी की उससे रब्ता किया है कि वो अपनी दस्तयाबी के बारे में बताएं। हमारे ज़राए ने जो कन्फर्म की है उसके मुताबिक तो जो न्यूजीलैंड की टीम इस बार भी प्रो लीग में हिस्सा नहीं लेने जा रही, क्योंकि ये खासा अखराजात वाला इवेंट होता है जिसमें 16 मैचेस होते हैं और आपको मुख्तलिफ ममालिक में ट्रैवल करना पड़ता है और उसके लिए आपको खती रकम की ज़रूरत होती है। न्यूजीलैंड की टीम ने जो पिछले साल 2025 की प्रो लीग थी उसमें भी क्वालिफाई किया था, लेकिन उसने इसी अखराजात की बिना पर उस पर जगह नहीं बनाई थी। उसने इनकार किया था कि वो इसका हिस्सा नहीं बन सकती, इसलिए आखिरी मरले पर आयरलैंड की टीम को शामिल किया गया था। अब एक बार फिर दफ़ा फिर कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम के पास वो अखराजात नहीं है जो उसको प्रो लीग में आगे जाने के लिए क्वालिफाई करवाने के लिए आगे जाकर मज़ीद उसमें वो कामयाबी हासिल कर सके। इसलिए मेरे ख्याल में यही है कि उनकी टीम इस दफ़ा प्रो लीग में हिस्सा नहीं लेगी, जिसकी बिना पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास ये चांसेस है कि पाकिस्तान की टीम अगर जुम्मे तक ये कन्फर्म करती है, क्योंकि आज FIH की जो ईमेल आई है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उसमें यही पूछा गया कि अपनी दस्तयाबी के हवाले से बताएं ताकि उसके मुताबिक प्लानिंग की जा सके। तो उसके लिए जुम्मे तक का वक्त दिया गया कि जुम्मे तक अपनी कन्फर्मेशन से FIH को आगे कर दी, इसके बाद जो आगे सूरत हाल है जो मामला वो चलाए जाएंगे। और इसी सिलसिले में आज 6:30 बजे जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर हैं तारिक हुसैन बुख्ती और सेक्रेटरी राना मुजाहिद, हेड कोच ताहिर जमान, कप्तान नमाद भट्ट भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें वो प्रो लीग में शमूलियत के हवाले से जो है वो अपना ऐलान करेंगे कि पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर इसमें हिस्सा लेने की दावत दी गई है। अब जिसका इंतज़ार है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कन्फर्मेशन के बाद इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की जानब से बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा जब ये न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से भी जवाब आएगा कि वो इसमें हिस्सा नहीं ले रहे। तो मजमूई तौर पर अच्छी सूरत हाल है पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान ने नेशन कप के फाइनल में अपना वो कि वो जीत नहीं पाए लेकिन सिल्वर मेडल हासिल की, उसके बाद प्रो लीग में जाना, इससे पाकिस्तान को अच्छे मैचेस मिलेंगे क्योंकि ये बेस्ट टीम के 9 बेस्ट टीमों के दरमियान मैचेस होते हैं। मजमूई तौर पर हर टीम दूसरी टीम के साथ 2-2 मैचेस होम एंड अवे की बुनियाद पर खेलती है। बिल्कुल यूसुफ, ये बड़ा अच्छा इवेंट है और यकीनन पाकिस्तान के लिए भी एक मुस्बत कदम होगा अगर पाकिस्तान इसमें शिरकत करता है। तो सलीम साहब, आपको क्या लगता है न्यूजीलैंड जैसी टीम, उनके माली मुश्किलात, माली मसाइल की वजह से उन्होंने इस इवेंट में शिरकत नहीं करेंगे अगर वो, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए इस इवेंट में शिरकत करना अखराजात के हवाले से स्पेशली कितना अच्छा या आसान हो सकता है? क्योंकि अगर 2019 की बात की जाए तो पाकिस्तान माली मुश्किलात की वजह से प्रो लीग से मुअत्तल हुआ था। देखिए, जैसे कल बात की थी कि गवर्नमेंट को एतमाद नहीं है हॉकी फेडरेशन पर, क्योंकि पहले इतने पैसे दिए और पता नहीं कहाँ गए वो सारे पैसे। अब भी ऐसे ही लग रहा है, लेकिन अब जाहिर है पाकिस्तान टीम अच्छा खेली, फाइनल में हारी, तो अब अगर आगे मौका मिल रहा है प्रो लीग में शिरकत का तो बिल्कुल उसको सपोर्ट करना चाहिए। और अगर PHF पे भरोसा नहीं है तो कोई ऐसा इंतजाम करें कि वो डायरेक्ट सफरी इंतजाम हुकूमत की तरफ से हो जाए कि जी आने जाने का, रिहायशी और प्लेयर्स के डेली अलाउंस, ये सारी चीजें गवर्नमेंट करे। एक इवेंट तो अच्छा है, जितना पाकिस्तान टीम बड़े इवेंट खेलेगी उसकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी और हो सकता है कि शायद वो माजी का वाला सुनहरी दौर, बहुत टाइम लगेगा गोके, बहुत टाइम लगेगा। ये तो बेबी स्टेप है, अब समझे जो अभी हमने फाइनल खेला, ये वो इस तरह की परफॉर्मेंसेस हमें कुछ नजर आती हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन फिर टीम हमारी बहुत पीछे चली जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हॉकी में नई नस्ल को कितना इंटरेस्ट है, ये चीज बहुत ज्यादा तशवीशनाक है कि बड़े शहर में तो कराची की हद तक तो मैं बताऊं, यहाँ तो ना होने के बराबर हॉकी में लोगों को शौक रह गया। लाहौर का ये लोग ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, लेकिन जाहिर टैलेंट आ रहा है, लोग खेल तो रही हैं, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं रही है। तो अगर टीम की परफॉर्मेंस इसी तरह, जैसे एक टूर्नामेंट का फाइनल खेला, आगे और इंटरनेशनल इवेंट्स खेले, जीते वहां पर, तो फिर जो प्लेयर्स हैं दोबारा से स्टार बनने लगेंगे, तो फिर नए जो बच्चे हैं उनको फिर दोबारा शौक होगा और वो दोबारा हॉकी की जाने बढ़ा रहे होंगे। सलीम साहब, कौमी खेल है, इसे प्रमोट भी करना चाहिए। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है अगर न्यूजीलैंड, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई टीम दस्तबरदार होती है तो अगले नंबर पे आने वाली जो है उसको मौका मिलता है, पाकिस्तान को मौका मिले, अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या लगता है अखराजात कौन उठाएगा? देखें, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पहले इनके अखराजात उठाए थे, एक बड़ी तफसीली उन्होंने दिया था कि हमने इनको टिकटें भी दी हैं, बल्कि DG जो हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के, उनका ये भी कहना है कि PHF ने हमें लिख कर दिया था, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। लेकिन अगर ये चांस मिलता है पाकिस्तान को, एक अच्छी बात है कि प्रो लीग में जाए पाकिस्तानी टीम, तो इनके कम अज़ कम जो डेली अलाउंसेस हैं, प्लेयर्स की जो डेलियाँ आप देते हैं या उनकी जो पेमेंट करनी है वो टाइम पे देनी चाहिए, ताकि इनका मोराल अप रहे। और जितने भी बाहर जाकर मैचेस खेलेंगे, नो डाउट कौमी खेल है, हॉकी है, और करोड़ रुपए चाहिए जब
बैरून मुल्क पाकिस्तानी टीम जाती है तो जाना भी चाहिए, लेकिन चेक एंड बैलेंस लाजमी होना चाहिए। वो किस तरह से जाते हैं, कहाँ पे पैसों के अखराजात होते हैं, कहाँ पे ऑडिट होता है। अगर यकीन नहीं है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को या हुकूमत को यकीन नहीं है तो भाई चेंजेस ले आओ फिर PHF में, या कम अज़ कम इनकी ऑडिट रिपोर्ट सामने लाएं। बेलौस किस्म के लोग हमें चाहिए जो आए हैं तो हक़ भी बड़े फूले और नौजवानों को उनका हक़ भी मिले टाइम पे। फिर कम अज़ कम मीडिया में ये बातें तो नहीं आएंगी कि प्लेयर्स का डेली अलाउंस उनको नहीं दिया गया, ये नाराज़गी तो नहीं होगी। 5,600 रुपया हमें वहाँ पे आने का दिया गया और कैंप का ही बेशक उन्होंने दिया गया, कैंप ट्रेनिंग का बहुत कम पैसे हैं। जैसे फिर कप्तान को ये भी कहना पड़ा था कि इतना तो मोटरवे का जो है वो टोल टैक्स हो जाता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हौसला अफजाई की जाए तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में टैलेंट है और पाकिस्तान यकीनी तौर पर हॉकी बेहतर सम्मत में गामजन हो सकती है। हिफ्जा, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँ कि प्रो लीग के लिए पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 30 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, अगर ईमानदारी और नेक लीग के साथ अखराजात किए जाए तो। अगर दूसरे मामला शामिल की जाए तो फिर जो बजट इसका यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा बुलंद हो सकता है। फिर तो जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तकरीब तकसीम इनामात इस्लामाबाद में हो रही है। हमारे साथ जुल्फ़िकार बेग मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जुल्फ़िकार, बताइएगा किस सिलसिले में तकरीब रखी गई है, कौन कौन है अभी तक इस तकरीब में? जी, बैनुल-सूबाई राब्ता अमूर जो वजारत जो ज़ेली इदारा है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, वो खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए तकरीब का इनेकाद रखा है, जिसमें डिफरेंट फेडरेशन के जो ऑफिशियल्स हैं और फेडरेशन हैं उनको 6 करोड़ रुपये की खती रकम दी जाएगी। इसमें कुछ हिस्सा फेडरेशन के लिए और कुछ प्लेयर की परफॉर्मेंस दिया जाएगा। तो बड़ी खुशाइन बात है, प्लेयर भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, अहदेदार भी यहाँ पे आए हुए हैं और मुख्तलिफ इनको शिकायत भी आती है हुकूमत से, लेकिन हमारी बदकिस्मती से स्पोर्ट्स और कल्चर टूरिज़म प्रायोरिटी नहीं है। तो मैं यही अपने प्रोग्राम की तरफ से हुकूमत से कहूँगा कि पूरी वजारत होनी चाहिए। बैनुल-सूबाई राब्ता अमूर एक वजारत है, लेकिन स्पोर्ट्स की एक वजारत इटसेल्फ एक मुकम्मल वजारत होनी चाहिए। उसका एक वजीर हो जो कि इन तमाम मैटर्स को देखे। हॉकी का इशू देख लें, फीफा का, इसके साथ फुटबॉल का इशू चलता रहा। तो जब तक आपका ये फेडरेशनें या ग्रास रूट लेवल तक इनकी सेटिंग नहीं होगी, कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत ये काम नहीं करेंगी, उस वक्त तक आप इंटरनेशनल बॉडीज़ से रिजल्ट हासिल नहीं कर सकेंगे। और बस अरशद नदीम जैसे जो प्लेयर्स हैं वो एक अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इस लेवल पर पहुंचे हैं। तो इन नए प्लेयर्स को ग्रूम करने के लिए हमारे सीनियर प्लेयर्स को भी टारगेट करना चाहिए। वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में तजज़िये तो बहुत ज़्यादा अच्छे पेश करते हैं, लेकिन आज तक कोई मुझे ऐसा नज़र नहीं आया अंदाज जो प्लेयर जिसने नए प्लेयर्स इमर्जिंग प्लेयर्स को तैयार किया, जो टेबल टेनिस में हो, फास्ट स्क्वाश में हो या हॉकी या किसी और गेम में। इसके लिए इंफरादी तौर पर भी कोशिश करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को भी इसको करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और एक खतीर रकम इसके लिए मुख्तस की जाए। दुनिया भर में जो कमर्शियल हो रही है स्पोर्ट्स, उसमें भी जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां वो स्पॉन्सर करती हैं और अपने प्लेयर्स को जॉब्स देती हैं, मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उनको एजुकेशन की फैसिलिटीज़ दी जाती है और बहुत सारे प्रिविलेजेस जो दुनिया में होते हैं उनको वो मिलते हैं। तो ये जब कोई प्लेयर मेडल जीतता है तो पूरी फोकस उस तरफ हो जाता है कि उन चीज़ों को हम कवर करना शुरू कर देते हैं, उनको हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं। फिर बदकिस्मती से 3-4 माह के बाद फिर हम दूसरी जानिब राग़िब हो जाते हैं। फुल सही जुल्फ़िकार, यकीनन खिलाड़ियों को सराहना अच्छी चीज़ है और उन्हें इनामात भी देने चाहिए, इससे हौसला अफजाई होती है। तो कौन कौन से खिलाड़ियों को अरशद नदीम के अलावा इस इनामात दिए जा रहे हैं? उनको दिया जाएगा और इसके साथ साथ जो जेवलिन के प्लेयर हैं अरशद नदीम उनको भी है और मुख्तलिफ फेडरेशनों को दिए जाएंगे इनामात। तो उसमें जो फेडरेशनों को भी बेसिकली फंडिंग करने का मकसद ये है कि उनको मोटिवेट किया जाए और हॉकी का जो इशू है स्पेशली तौर पर इसको आज डिस्कस भी किया जाएगा। और अभी इस ईद के बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो मैनेजमेंट है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, उसमें जो भी उनके खदशात हैं, जो उनके सुझाव हैं, जो भी उनकी डिमांड्स हैं वो भी अक़वाम बाला के आगे पेश करेंगे। ठीक है, जुल्फ़िकार बेग हमारे साथ मौजूद थे, तकरीब के हवाले से हमें अपडेट्स दे रहे थे। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार आपका। जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। जैसे कि हमने अपने आगाज़ में भी जिक्र किया था, पाकिस्तान और भारत जो है वो आमने सामने होंगे कल एशियन स्क्वॉश डबल्स में। कल पाक भारत टीमें आमने सामने होंगी। इस मैच के हवाले से आप कैसा कॉम्पिटिशन देख रहे हैं? देखें तो नूरजमा और नासिर इकबाल जो है डबल्स एशियन चैम्पियनशिप हो रही है स्क्वाश की, जिसमें कल उन्होंने सेमीफाइनल में मलेशिया को शिकस्त दी है। और कल मेन बात यह है कि टॉप सीड है इंडिया की टीम जो है डबल्स में,
कल भारत के साथ मुकाबला होगा। स्क्वाश के प्लेयर हमारे आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। इंडिया की टीम नो डाउट अगर रेटिंग देखी जाए, उनकी दर्जाबंदी देखी जाए, पाकिस्तान से बेहतर है। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि हॉकी से या क्रिकेट से हट के भी स्क्वाश के प्लेयर कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम बुलंद करने में लगे हुए हैं। तो हमारी दुआ तो अपनी टीम के साथ है कि डबल्स में अच्छे खेल का मुकाबला कर सकें और भारत को टफ टाइम दें फाइनल में। बिल्कुल सलीम साहब, आप इस मैच के हवाले से यकीनन हम यही ज़रूर ख्वाहिश रखेंगे कि पाकिस्तान जीते, लेकिन कंपटीशन कैसा देख रहे हैं आप? यकीनी तौर पर सख्त मुकाबला होगा और स्क्वाश में भी एक जमाने में पाकिस्तान इतनी बड़ी कुव्वत था, जहांगीर खान, जानशेर खान, लेकिन उसके बाद एकदम हम लोग नीचे आए। अब फिर कभी कभी ऐसा होता है ओकेजनली कि फलाने ने जूनियर टाइटल जीत लिया, ये हो गया, लेकिन फिर परफॉर्मेंस का मेयार बरकरार नहीं रखा जा सकता। तो इसके जिस तरह हॉकी की बात हो रही थी, उसी तरह स्क्वाश और दूसरे गेम्स में आजकल मुझे नजर आ रही हैं कुछ पॉजिटिव खबरें, वॉलीबॉल में भी और दूसरे में भी। तो इसका मतलब है कि खेलों में पाकिस्तान, अरशद ने जिस तरह मेडल जीता था, तो खेलों में पाकिस्तान दोबारा से ऊपर आना शुरू हुआ है। तो मुझे यकीनन जी मुझे जुल्फ़िकार बेग की बातें बहुत पसंद आई। उन्होंने बहुत अच्छी सजेशन दी हैं कि गवर्नमेंट को इसी तरह चाहिए, खेलों को आप तरजीहात में शामिल करेंगे तो नौजवान जितना खेलों की जानिब राग़िब होंगे, मुल्क का नाम भी रोशन होगा, वैसे भी फायदा होगा। बिल्कुल, और पाकिस्तान में टैलेंट भी मौजूद है, बस उसे मौका देना चाहिए और सहूलियात जो हैं वो फराहम की जानी चाहिए, तो यकीनन पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।